गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मनीषा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झालावाड़, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बुक का एल सेक्शन फिल्टर, ये जिसका दूसरा नाम है चॉक इनपुट एलसी फिल्टर लेके आई हूँ। ये जो टॉपिक है ये हमारे रेक्टिफिकेशन चैप्टर में ही हम इसको आगे कर रहे हैं। हमने फिल्टर जो टॉपिक स्टार्ट किया था पिछले अपने लेक्चर में, तो उसमें हमने 3 तरीके के फिल्टर्स बताए थे। शंट कैपेसिटर फिल्टर हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इस लेक्चर में हम एल सेक्शन फिल्टर पढ़ने वाले हैं और जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पाई सेक्शन फिल्टर पढ़ने वाले हैं। तो हम इस वाले लेक्चर को शुरू करते हैं कि एल सेक्शन फिल्टर क्या है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक बताऊं कि जो हमने पढ़ा शंट कैपेसिटर फिल्टर, तो शंट कैपेसिटर फिल्टर में हमने रिपेल फैक्टर निकाला, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास डिजायरेबल वैल्यू तक हम उसको कम नहीं कर पाते हैं फॉर द लोड रेजिस्टेंसेस, कि जो आरएल हम लगा रहे हैं यदि उस पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वोल्टेज की वैल्यू, अगर उसको हम रिपेल फैक्टर को कम करना चाहें तो उसको हम कम नहीं कर पाते, यानी डिजायर्ड वैल्यू तक कम नहीं कर पाते। तो इस चीज को कम करने के लिए, यानी कि रिपेल फैक्टर को हम मिनिमाइज कर सकें, उसके लिए हमने यूज किया एलसी फिल्टर्स। ठीक है। अब एलसी फिल्टर्स में क्या होता है कि हम इंडक्टेंस कॉइल, प्रेरकत्व कुंडली और संधारित्र, इनको हम यूज करते हैं, जिनको कि हम सीरीज में भी जोड़ सकते हैं और पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं टू द लोड। जो आरएल है उसके पैरेलल में और सीरीज में इस तरीके से जोड़ सकते हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आरएल जो फिल्टर है ये जर्नल नेम है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एल सेक्शन फिल्टर है या एल शेप फिल्टर जो होता है उसमें हम ये करते हैं कि इंडक्टेंस और कैपेसिटर्स जो होते हैं उनको हम एल शेप में, जैसे आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से एल शेप में हमने इनको जोड़ा है, तो इसलिए इस फिल्टर का नाम है एल सेक्शन फिल्टर। ठीक है। कि प्रेरकत्व कुंडली, इंडक्टेंस कॉइल जो है उसके सीरीज में हमने कैपेसिटर को जोड़ा है और कैपेसिटर के पैरेलल में हमारे पास आरएल हमारे पास है। ठीक है। तो ये हो गई नाम की, स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी फंक्शनिंग की, वर्किंग की। कि देखिए जो हमने शंट कैपेसिटर जब हमने पढ़ा था, शंट कैपेसिटर फिल्टर, तो उसमें क्या था कि सिंपली यहाँ पर जो हमें ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है आरएल के पैरेलल में सी, ये स्ट्रक्चर थी जिसमें हमने ये कहा था कि सी की वैल्यू को हम ज्यादा लेते हैं, तो जिसकी वजह से इसका जो रिएक्टेंस है, प्रेरकत्व जो है वो, सॉरी, जो इसका प्रतिबाधा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आने वाली जो करंट होगी, जो वोल्टेज होगी, उसमें क्या होगा कि यहाँ पर अल्टरनेटिव करंट के लिए यहाँ पर एक वो मिलेगा, बाईपास मिलता है। ठीक है। जिसकी वजह से केवल जो आरएल है उसमें केवल डीसी करंट फ्लो होती है। अब हमारे पास क्या है कि जो ये अल्टरनेटिव करंट है उसमें किसी तरीके का कोई पोटेंशियल फॉल हमें देखने को नहीं मिलता है इन दी शंट कैपेसिटर। तो इस वाले कैपेसिटर, इस जो ड्रॉबैक है उसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया, अब की बार एक प्रेरकत्व कुंडली को भी इसके सीरीज में जोड़ दिया है। जिससे क्या होगा कि जब इस फुल वेव रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, जिसमें कि हमें पता है कि रिपेल फैक्टर, यानी कि उसमें अल्टरनेटिव कंपोनेंट भी है, डायरेक्ट कंपोनेंट भी है, तो दोनों ही कंपोनेंट जो है वो इसमें से पास करेंगे। अब एल जो है प्रेरकत्व कुंडली, वो डायरेक्ट करंट के लिए कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करती है, यानी कि डायरेक्ट करंट जो है उसके लिए इसमें कोई बैरियर नहीं होगा, और जिसकी वजह से जो डायरेक्ट कंपोनेंट है वो तो पूरा का पूरा पास हो जाएगा इसमें से। लेकिन जो अल्टरनेटिव कंपोनेंट है, रिपेल फैक्टर वाला जो रिपेल वोल्टेज है, रिपेल कंपोनेंट है, उसके लिए क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस फील होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर एल पर एक पोटेंशियल फोल फॉर दी अल्टरनेटिव कंपोनेंट, यानी कि जो उसका प्रत्यावर्ती जो भाग है उसके लिए यहां पर एक प्रतिबाधा होगी, जिसकी वजह से जो प्रतिबाधा वो
प्रत्यावर्ती वाला जो भाग है वो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल फॉल हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास पोर्शन यहाँ से सी तक पहुंचेगा तो उसके लिए ये बाईपास कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो आरएल है उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कंपोनेंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसमें जो ये फंक्शनिंग है उसके लिए जरूरी है कि एल जो है उसकी वैल्यू भी ज्यादा हो, सी की वैल्यू ज्यादा हो, जिससे कि इनका जो रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शनिंग हो गई। अब इसको समझने के लिए, अब हम डायरेक्ट इसको नहीं समझ सकते कि भाई इसमें आउटपुट कितना होगा, तो हम अब की बार यूज करेंगे जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर के समय पर फोरियर सीरीज निकाली थी, आपको याद हो तो पल्सेटिंग वोल्टेज के लिए हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इस तरीके से एक इक्वेशन लिखी थी। ठीक है, तो अब हम यूज करेंगे जो कि हमें फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट पे मिलती है। अब ये जो आउटपुट पे मिली हुई वोल्टेज है वो फिल्टर्स के लिए इनपुट का काम करेगी। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर से जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो फिल्टर के लिए इनपुट का काम करेगा। अब इनपुट वाले में क्या होगा, अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम बहुत कम लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो डीसी कंपोनेंट हो जाता है, डायरेक्ट जो कंपोनेंट है कि भाई इसमें डायरेक्ट करंट के कारण जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो तो हमारे पास हो जाता है। देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है वो डीसी कंपोनेंट को बता रही है। ठीक है, तो ईडीसी इज इक्वल टू 2 ईएम अपन में पाई हो जाएगा, उसके बाद हम आईडीसी निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो सेकेंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स यानी कि जो थ्रो ऑन टर्म्स हमारे पास होंगी वो है हार्मोनिक्स, सेकंड हार्मोनिक्स, फोर्थ हार्मोनिक्स। तो ये जो टर्म्स हैं, अब जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम है तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो वैल्यूज है वो बहुत ही ज्यादा कम होती चली जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारी स्टडी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ओनली सिंपल हार्मोनिक को। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड टर्म से लेके यानी इस तरीके से जो आगे तक टर्म मिलेंगी वो सारी एसी वोल्टेज को बता रही हैं। तो हम हमारी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ओनली सिंपल हार्मोन, जो सेकंड हार्मोनिक्स है उसको यूज कर रहे हैं ई एसी के तौर पर। तो ई एसी हो जाएगा हमारे पास 4 ई एम अपॉन में 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी। अब यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा है, तो कहीं पर भी अगर हमें ओमेगा लिखना है तो उसकी जगह हम 2 ओमेगा ही लिखेंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास अब वोल्टेज मिली है इक्वेशन नंबर सेकंड से, इसके कारण जो करंट फ्लो होगी, रिपेल करंट जो फ्लो होगी वो इंडक्टेंस कॉइल और कैपेसिटर दोनों से फ्लो होती है। यानी एक तरीके से ये जो फिल्टर्स हैं ये इनकी मेन फंक्शनिंग क्या है कि हम सेपरेट कर रहे हैं डायरेक्ट और रिपेल कंपोनेंट जो है। ठीक है, जो हमारे पास अल्टरनेटिव आउटपुट रिएक्टर के आउटपुट में मिलने वाला जो हमारे पास वोल्टेज है उसके अल्टरनेटिव कंपोनेंट को हम बाईपास के थ्रू अलग कर रहे हैं, जिससे कि डायरेक्ट जो कंपोनेंट है वही लोड रेजिस्टेंस में फ्लो कर सके। तो अब हमारे पास रिपेल करंट क्या हो जाएगी कि आई एसी इज इक्वल टू ई एसी। अब देखिए हमने अभी अभी पिछले उसमें ही बताया कि ये जो रिपेल करंट है ये इंडक्टेंस और कैपेसिटर दोनों में ही फ्लो होगी। तो हमारे पास टोटल रिएक्टेंस क्या हो जाएगा कि 2 ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा सी। ये जो कंपोनेंट है ये हम पहले भी कई बार, आप जो अपनी स्टडीज करके आए हो तो वहां पर हमने बहुत बार निकाला हुआ है, इसलिए तो अब हमारे पास जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ईएसी की वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई करते हैं तो आईएसी की वैल्यू हमें मिल जाती है। यहां से अब हम निकाल सकते हैं आरएमएस यानी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिपेल करंट। ठीक है, आईआरएमएस के लिए हमारे पास वही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो यहां पर हमने इंटीग्रल कर दिया और इंटीग्रल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू हो जाती है वो इस तरीके से आईआरएमएस डैश की वैल्यू मिल जाती है। तो अब हम ई आरएमएस डैश निकाल लेंगे जो कि केवल कहां पर मिलेगी हमें, कैपेसिटर के सिरों पर। ठीक है, कि जो ई आरएमएस है वो सिर्फ हमारे पास कहां पर फॉल डाउन कर रही है,
कैपेसिटर्स पर। ठीक है, तो ERMS इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ये उसका पूरा कैपेसिटर का, क्योंकि हमें पता है कि जब एक बार क्रॉस करने के बाद ये IRMS जो है उसको क्रॉस करके जब वो RL और C के लिए बात आती है, तो C जो है कैपेसिटर जो है वो लो रेजिस्टेंस फील कराता है फॉर द अल्टरनेटिव कंपोनेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टरनेटिव कंपोनेंट सिर्फ कंडेंसर में से ही फ्लो करेगा, लोड रेजिस्टेंस में से नहीं करेगा। तो ERMS जो है वो हमें सिर्फ कंडेंसर के जो सिरे हैं उन पर ही मिलेगा, कैपेसिटर के सिरों पर ही मिलेगा। तो ये हम निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास फिर EAC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू दी ARMS डैश इज इक्वल टू, हमारे पास जो टर्म आई है वो इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा हमने दिखाई है। तो अब इसके बाद हम निकालते हैं रिपेल फैक्टर। अब रिपेल फैक्टर हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, रिएक्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने कई बार इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि जो रिपेल फैक्टर है दैट इज द रेशियो ऑफ द अल्टरनेटिव कंपोनेंट अपॉन द डायरेक्ट कंपोनेंट। यहाँ पर भी इफेक्टिव रिपेल वोल्टेज अपॉन द डायरेक्ट वोल्टेज। तो अब देखिए हमारे पास R की वैल्यू जो है, हमने AC की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली पिछली इक्वेशन नंबर 4 से। फिर उसके बाद हम यहाँ पर EDC की वैल्यू जो हमने और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में निकाली हुई थी वहां से हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहां से वैल्यूज को रखने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास रिपेल फैक्टर के लिए जो टर्म है वो आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म है वो बहुत ही सिंपल है, जिससे हमें साफ पता लग रहा है कि यदि ओमेगा L और C इनकी वैल्यूज को हम बढ़ाते हैं तो रिपेल फैक्टर कम होता चला जाता है। अब जैसा हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है 1 के कंपैरेटिव बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको जब हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 से मिल जाती है। तो इक्वेशन नंबर 5 से हमारे पास शो हो रहा है कि जैसे जैसे हम L की और C की वैल्यूज बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिपेल फैक्टर की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। तो इसी के साथ ही आपका L सेक्शन फिल्टर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पाई सेक्शन फिल्टर पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।